हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों का मौर्योत्तर काल चल रहा था। तो आज की वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था और उस टाइम के समाज के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था तो उसके बाद हमें यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश देखने को मिलते हैं। तो इन सारे राजवंशों के बारे में मैंने पूरे डिटेल में चर्चा इसके पहले वाले वीडियो में कर दी थी। तो आज की वीडियो में मैं इस टाइम की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में अगर बात कर लेते हैं तो इसमें हम सबसे पहले शहरीकरण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि मौर्योत्तर काल में हमें द्वितीय शहरीकरण जिसे हम कहते हैं उसका हमें चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। जबकि जो द्वितीय शहरीकरण है इसकी शुरुआत तो हमें उत्तर वैदिक काल से ही देखने को मिलने लगी थी, लेकिन जब मौर्योत्तर काल आता है तब हमें इसका चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। और मैंने बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसे हम प्रथम शहरीकरण देख कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर शहरीकरण के प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता से ही देखने को मिले थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता तो पूरे तरीके से नष्ट हो गई थी। तो उसके बाद अगर हमें शहरीकरण कहीं दिखाई देता है तो वो हमें सबसे ज़्यादा मौर्योत्तर काल में ही दिखाई देता है। तो हम बात कर लेते हैं, इस काल में हमें जो साहित्य लिखे गए हैं उनसे हमें बहुत से शहरों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस काल में ऐसे बहुत से विभिन्न कारक थे जिन्होंने शहरीकरण को प्रभावित किया, तो इनमें कौन कौन से थे। पहला तो हम बात कर लेते हैं, इसमें था कृषि और शिल्प, यानी कि इस टाइम पे कृषि भी बहुत की जाती थी। इसके अलावा शिल्प भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाने लगा था। इसके अलावा मौर्य काल की जो आर्थिक और सामाजिक विकास जो था उसकी पृष्ठभूमि भी हमें इस काल में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस काल में हमें देखने को मिलता है कि बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण हो गया था, क्योंकि शहरीकरण की जो अगर हम सबसे पहली विशेषता के बारे में बात करें तो यही है कि वहाँ पे बहुत सारी सड़कों का निर्माण हो गया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे शहरीकरण की शुरुआत हो गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इसके अलावा और भी जो उनके पड़ोसी देश हैं, जो दूर के पड़ोसी देश हैं, उनके साथ व्यापार भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अब इन लोगों को मानसून का भी अच्छा खासा ज्ञान हो गया था। और ये मानसून का ज्ञान इन्हें कैसे हुआ था, तो एक नाविक था जिसका नाम हिप्पोलस था, उसने ही इन लोगों को मानसून के बारे में बताया था। क्योंकि वो नाविक था तो समुद्र में ही रहता था ज़्यादातर, तो उसे मानसून के बारे में अच्छी खासी जानकारी हो गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इन लोगों का जो रोमन साम्राज्य था यूरोप का, उसके साथ अच्छा खासा व्यापार देखने को मिलता है, क्योंकि रोमन साम्राज्य में भारतीय वस्तुओं की बहुत मांग हमें देखने को। इसके अलावा कुषाण शासकों का रेशम मार्गों पर अच्छा खासा नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इस काल में सिक्कों का भी प्रचलन शुरू हो गया था, यानी कि अब वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी वो तो अभी भी प्रचलित थी ही, लेकिन इसके साथ साथ सिक्कों का भी प्रचलन हो गया था। और सिक्कों के प्रचलन से ही व्यापार को बढ़ावा मिला था। और मैंने बताया था कि सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले अगर हम लेख युक्त सिक्कों की बात करें तो वो इंडो ग्रीक के आगमन के बाद से ही हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अब हम व्यापार के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो काल है वो व्यापारिक गतिविधियों को लेकर भी चर्चा का केंद्र रहा है, क्योंकि इस काल में जो भारतीय भूभाग था उसका अंतर्देशीय व्यापार तो हमें मौर्य काल से ही देखने को मिलता था, क्योंकि मौर्य काल में ही हमें जो अंतर्देशीय व्यापार यानी कि भारत के अंदर ही और दूसरे राजवंशों के साथ व्यापार तो हमें देखने को मिलता है कि मौर्य काल में ही शुरू हो गया था। लेकिन ये जो मौर्योत्तर काल है इसमें हमें और अच्छे स्तर पर व्यापार देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस काल में हमें दक्षिण पूर्व एशिया के साथ तो व्यापार देखने को मिलता ही है, लेकिन इसके अलावा हमें
मध्य और पश्चिम एशिया के साथ भी व्यापार देखने को मिलता है। इसके अलावा यूरोप के साथ भी हमें व्यापारिक गतिविधियों का विकास होता हुआ इस काल में दिखाई देने लगता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इस काल में व्यापार की दो ऐसी प्रमुख गतिविधियां हैं जिन्होंने हमारा ध्यान इस आकर्षित किया, तो वो कौन कौन सी थी? उनमें पहला तो यही था कि इन लोगों का रोम के साथ व्यापार बहुत अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है, और दूसरा ये था कि चीनी जो रेशम है उसका भारत के बंदरगाहों से निर्यात किया जाता था। यानी कि चीन में जो रेशम मिलता है उसका दूसरे देशों को व्यापार भारत के बंदरगाह जो थे वहाँ से देखने को मिलता है, जिसे पारगमन व्यापार भी कहा जाता है। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि चीन जो है उसका कहीं भी समुद्र से बॉर्डर टच नहीं करता है, इसलिए दो देशों के बीच ये समझौता हो जाता है कि वो उनके पास बंदरगाह नहीं है, क्योंकि उनका समुद्र से बॉर्डर टच नहीं होता है, इसलिए वो अपने सामानों का निर्यात दूसरे देशों को हमारे बॉर्डर से यानी कि हमारे बंदरगाहों से करेंगे। तो उस टाइम पे भी हमें ये देखने को मिलता है, और इसी को हम लोग पारगमन व्यापार भी कहते हैं। यानी कि इस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि चीन के साथ इन लोगों के अच्छे खासे रिलेशन थे, जिससे चीन का जो रेशम था उसका भारतीय बंदरगाहों से निर्यात दूसरे देशों को किया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें निर्यात की जो प्रमुख वस्तुएं थीं तो वो कौन कौन सी थीं? कपड़े जो हैं, मसाले, इसके अलावा लोहे के उपकरण और हाथी दांत की जो वस्तुएं हैं, इसके अलावा मोती। तो ये जो इतनी सारी वस्तुएं हैं इनका भारत से दूसरे देशों को निर्यात किया जाता था। और अगर हम आयात की वस्तुओं के बारे में बात करें तो दूसरे देशों से हमारे देश में शराब आयात की जाती थी। इसके अलावा जो 2 हाथ वाले बर्तन होते हैं वो भी हम लोग दूसरे देशों से आयात करते थे। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की धातुएं, सोना, चांदी, ये हम सब लोग दूसरे देशों से आयात करते थे। इसके अलावा अगर हम इस काल के बंदरगाहों के बारे में बात करें तो पश्चिमी तट पे हमें भड़ोच, सुपारा और मुजरिस, ये जो बंदरगाह हैं ये देखने को मिलते हैं। और अगर मैं पूर्वी तट के बंदरगाह के बारे में बात करूं तो इसमें हमें कावेरीपट्टनम, ताम्रलिप्ति, अरिकमेडु और कोलची, ये जो प्रमुख बंदरगाह हैं ये हमें पूर्वी तट पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो हैं ये इनके प्रमुख व्यापारिक मार्ग जो थे, यानी कि ये जो है साउथ एशिया के साथ भी इनका अच्छा खासा व्यापार होता था। और अब ये लोग रोम यानी कि यूरोप और इसके अलावा जो मिडल ईस्ट एशिया है उसके साथ भी इन लोगों का हमें अच्छा खासा व्यापार देखने को मिलने लगता है। अब हम लोग शिल्प के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो काल है वो शिल्प के दृष्टिकोण से भी चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। इस काल में हमें बड़ी संख्या में शिल्प की जो श्रेणियां होती हैं यानी कि जिन्हें हम गिल्ड कहते हैं वो देखने को मिलते हैं। मतलब अब ऐसे शिल्प का कोई एक अकेला व्यक्ति शिल्प का उत्पादन नहीं करता था, अब हमें ऐसी बहुत सारी श्रेणियां देखने को मिलती हैं। वो अब एक समूह बनाकर या एक ग्रुप बनाकर श्रेणियां बनाकर शिल्प का व्यापार जो है वो करते थे। तो वो भी हमें इस काल में बड़ी संख्या में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा महावस्तु नाम का जो एक ग्रंथ है उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो राजगृह है यानी कि जहाँ पे जो राजा रहता था वहीं पे हमें 36 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख देखने को मिलता है, जिनका उल्लेख ये महावस्तु नामक ग्रंथ में किया गया है। इसके अलावा अगर हम मिलिंदपर्ण जो ग्रंथ है उसके बारे में बात करें तो इसमें हमें 75 प्रकार के शिल्पियों की जानकारी मिलती है। और ये मिलिंदपर्ण जो ग्रंथ है ये राजा मिलिंद, जिन्हें हम मिनांडर भी कहते हैं, जो इंडो ग्रीक के प्रमुख राजा हमें देखने को मिलते हैं, उनके बारे में लिखा गया एक ग्रंथ है। यानी कि इस ग्रंथ में राजा मिलिंद की जीवनी हमें देखने को मिलती है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि इस टाइम पे 75 प्रकार के शिल्प होते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि शिल्प को लेके कुछ प्रमुख जो शहर थे वो चर्चा में रहते थे, जैसे कि जो कोलची शहर है वो मोती उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा जो अरिकमेडु शहर था वो अर्गरेट नामक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा मथुरा शतक नामक वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा जो उरैयूर नामक शहर था
जो उरैयूर कौन सा था, वो हमें चोल की राजधानी देखने को मिलती है, यानी कि जो चोल राजवंश था उसकी हमें राजधानी उरैयूर देखने को मिलती है। तो ये जो है ये रंगाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमें बड़े पैमाने पर लोहे से संबंधित शिल्पों की जानकारी मिलती है। तो ये हमने शिल्प के बारे में बात की। अब हम लोग सिक्कों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इंडो ग्रीक का जैसे ही भारत में आगमन हुआ था, क्योंकि मौर्यों के पतन के बाद सबसे पहले भारत पर इंडो ग्रीक ने ही आक्रमण किया था और उसके बाद फिर वो भारत पे शासन करने लगे थे। तो इंडो ग्रीक के टाइम पे ही हमें सबसे पहले लेख युक्त सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें तो इस काल में हमें सबसे ज़्यादा उन सिक्कों का प्रचलन देखने को मिलता है जो आम लोगों के बीच प्रचलित थे, उनका भी उल्लेख हमें इस काल में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडो ग्रीक, इसके अलावा जो कुषाण शासक थे, इसके अलावा शक, सातवाहन, इन्होंने भी बड़ी संख्या में सिक्कों का प्रचलन करवाया और हमें बड़ी संख्या में इनके सिक्के हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सातवाहनों के बारे में तो इन्होंने शीशे के भी सिक्के जारी करवाए थे। इसके अलावा कुषाणों ने सबसे सोने के जो सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले सिक्के हैं वो जारी करवाए थे। तो ये हमने सिक्कों के बारे में बात की। अब हम लोग इस काल में कृषि के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस काल में भी हमें कृषि का जो विकास है वो मौर्य काल की तरह ही दिखाई देता है, क्योंकि जो मैंने बताया था कि मौर्य काल में जो है वो कृषि का जो विकास था वो बहुत देखने को मिल रहा था, क्योंकि अब जो दास थे उनको भी कृषि कार्यों में लगाया जाने लगा था। लेकिन अगर हम बात करें मौर्य काल में कृषि पर राजकीय नियंत्रण हमें देखने को मिलता था, लेकिन इस काल में हमें राजकीय नियंत्रण कम दिखाई देता है। मतलब अब जो कृषि है वो आम लोग किया करते थे, उन पर किसी भी तरीके का राजकीय नियंत्रण नहीं होता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस काल में हमें सबसे पहले जो अभिलेखीय प्रमाण है वो देखने को मिलते हैं। किसके अभिलेखीय प्रमाण? भूमि दान के, यानी कि भूमि जो ब्राह्मणों और भिक्षुओं को दान की जाती थी उसके हमें सबसे पहले अभिलेखीय प्रमाण इसी काल में देखने को मिलते हैं। यानी कि अभिलेखीय प्रमाण कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मणों और भिक्षुओं को जो भूमि दान दी जाती थी उसका कहीं ना कहीं लिखित रूप में उल्लेख हमें इस काल में देखने को मिलता है, जिससे ही हमें ये पता चलता है कि इस काल में ब्राह्मणों को या फिर भिक्षुओं को भूमि दान दी जाती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सातवाहन थे उनके द्वारा हमें सबसे पहले भूमि दान के अभिलेखीय प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो ये हमने अर्थव्यवस्था के बारे में बात की। अब हम लोग इस काल के समाज के बारे में बात कर लेते हैं। तो समाज में सबसे पहले हम लोग वर्ण व्यवस्था और दास प्रथा के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस काल में भी हमें पिछले काल की तरह ही वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। इसके अलावा इस काल में विदेशियों का आगमन हुआ था बड़ी संख्या में, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि इंडो ग्रीक हैं, इसके अलावा जो कुषाण हैं, शक थे, पार्थियन थे, ये सब विदेशी आक्रमणकारी थे और फिर वो ही बाद में भारत पे शासन करने लगे थे। तो जब ये विदेशियों का आगमन भारत में हुआ था तो उनसे जाति और वर्ण व्यवस्था में कुछ परिवर्तन भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम बात करें मनुस्मृति ग्रंथ के बारे में तो इसमें जो विदेशी थे उनके लिए अधम क्षत्रिय जो शब्द है वो इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि इस काल में बड़ी संख्या में व्यापार व्यवसाय इनका भी प्रचलन होने लगा था। तो इससे भी हमें देखने को मिलता है कि जातियों की संख्या में वृद्धि होने लगी थी और अनुलोम प्रतिलोम विवाह यानी कि एक कास्ट से दूसरे कास्ट में विवाह करना या फिर अनुलोम यानी कि एक ही गोत्र में विवाह कर लेना, इससे भी हमें बहुत सी नई नई जातियों की उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें शुंग और सातवाहन शासकों के बारे में तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था जो है उसको संरक्षण प्रदान किया और उसे साहित्य में प्रस्तुत भी करवाया।
तो ये हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं कि सामाजिक संरचना को नियमित करने के लिए मनुस्मृति नामक जो पुस्तक है उसकी रचना भी हमें इसी काल में देखने को मिलती है। इसके अलावा इस काल में भी हमें दास प्रथा और छुआछूत इत्यादि का प्रचलन दिखाई देता है। यानी कि दास प्रथा और जो छुआछूत है वो हमें बहुत ही टाइम से दिखाई देती ही आ रही है और इस काल में भी हमें कंटिन्यू देखने को मिलती है कि इस टाइम में भी दास प्रथा का प्रचलन अभी भी जारी था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि संगम साहित्य से भी हमें वर्ण व्यवस्था के प्रचलन के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि हम कह सकते हैं संगम साहित्य जो है वो दक्षिण वाले जो राजवंश थे उनका हमें देखने को मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण जो राज्य थे उनमें भी वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। इसके अलावा इस काल में हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मण जो थे उनका सर्वोच्च स्थान था। वो तो जब से वर्ण व्यवस्था लागू की गई थी तभी से हमें देखने को मिलता है कि ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना जाता था इन चारों वर्णों में। लेकिन जो ब्राह्मण थे वो इस टाइम तक आते आते मांस और मदिरा का भी सेवन करने लगे थे। यानी कि अब वो सिर्फ नाम के ब्राह्मण रह गए थे जबकि वो मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करने लगे थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इस काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी तो इस काल में भी महिलाओं की दशा बेहतर नहीं थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ हमें ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की दशा अच्छी देखने को मिलती है। इसीलिए ऋग्वैदिक काल को महिलाओं के लिए स्वर्ण युग का दर्जा दिया गया है और उत्तर वैदिक काल से तो हमें बराबर महिलाओं की स्थिति बुरी होती हुई ही दिखाई देती आई है। जो मनुस्मृति ग्रंथ जो है उसमें ये बताया गया है कि महिलाओं को चार दीवारी में रखा जाता था। यानी कि जब वो बचपन में उनको पिता के आश्रय में रखा जाता था और उसके बाद युवावस्था में वो अपने पति के आश्रय में रहती थी और वृद्धावस्था में वो अपने पुत्र के आश्रय में रहती थी। यानी कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं थी, उनको हमेशा किसी न किसी के आश्रय में ही रखा जाता था। लेकिन जो सातवाहन राजवंश है उससे हमें महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक महत्व की भी जानकारी मिलती है, लेकिन सिर्फ उन महिलाओं की ही जो राज परिवार से संबंधित थी। जैसे कि अगर हम बात करें कि शासकों के नाम से पहले हमें उनकी माता का नाम देखने को मिलता है। जैसे कि जो सातवाहन जो प्रमुख शासक था जिसका नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी है, तो इसमें जो ये गौतमी है ये इसकी माता हमें देखने को मिलती है। यानी कि ये अपनी माता को सम्मान देने के लिए अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाया करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सुदूर दक्षिण के राज्य थे उनमें भी हमें महिलाओं की दशा अच्छी देखने को नहीं मिलती है। दक्षिण में विधवाएं जो होती थी, यानी कि जो औरतें विधवा हो जाती थीं उनके वो लोग सर मुंडवा देते थे, लेकिन उन महिलाओं को विशेष सम्मान देते थे जिनके पुत्र युद्ध में मारे जाते थे। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इस काल में भी हमें ब्राह्मणवादी जो संस्कृति है उसका पूरे देश में प्रचार देखने को मिलता है और इसी से हम कह सकते हैं कि इस काल में हमें कहीं ना कहीं आश्रम और जो संस्कार थे, यानी कि मैंने बताया था कि 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। इसके अलावा जो संस्कार हैं जिनका भी मैंने वर्णन किया था 16 प्रकार के संस्कार भी हमें देखने को मिलते हैं, तो उनका प्रचलन भी हमें कहीं ना कहीं किसी रूप में इस काल में भी देखने को मिलता है। 16 संस्कार और आश्रमों के बारे में मैंने डिटेल में वर्णन ऋग्वेद काल की जब मैंने समाज और अर्थव्यवस्था पढ़ाया था उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि कौन कौन से आश्रम होते हैं, कौन कौन से संस्कार होते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो विवाह हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि सिर्फ उत्तर भारत में ही 8 प्रकार के विवाह नहीं होते थे, दक्षिण भारत में भी हमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दाह संस्कार का भी हमें सभी क्षेत्रों में प्रचलन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुदूर दक्षिण में, यानी कि जो दक्षिण वाले जो राजवंश थे उनमें हमें देखने को मिलता है कि वो लोग पत्थरों से ढककर भी लोगों को दफनाते थे। तो ये हमने आश्रम और संस्कारों के बारे में बात की। अब हम लोग इन लोगों के खान पान और पहनावे के बारे में बात कर लेते हैं।
तो इस काल में भी लोगों का जो खान पान था वो पिछले काल की तरह ही था, लेकिन इनकी जो आवासीय संरचना थी यानी कि अब इनका जो रहने का तौर तरीका था उसमें हमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जब शक और कुषाण जो भारत आए थे तो उनके प्रभाव में हमें देखने को मिलता है कि जो भारतीय थे वो अब लंबे कोट पहनने लगे थे। इसके अलावा पगड़ी और जूते इत्यादि का प्रचलन भी हमें इनके आने के बाद ही भारत में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, देश के सभी स्थलों से हमें बड़ी संख्या में पक्की ईंटों से निर्मित मकानों के प्रमाण भी देखने को मिलते हैं। यानी कि अब ये लोग ईंटों के यानी कि पक्की ईंट जो होती थी उनके मकान बनाने लगे थे। तो इसके प्रमाण भी हमें इस काल से ही देखने को मिलने लगते हैं। अब हम लोग धर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस काल में हमें देखने को मिलता है कि धर्म के क्षेत्र में भी कई परिवर्तन हुए। तो हम बात कर लेते हैं कि एक तरफ तो इस काल में हमें ब्राह्मण धर्म में भगवत संप्रदाय की लोकप्रियता देखने को मिलती है, तो दूसरी तरफ बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय का उदय हो गया था। मैंने बताया था कि जो कनिष्क जो था, कुषाण वंश का जो शासक था कनिष्क, उसने बौद्ध धर्म की चौथी संगीति आयोजित की थी, जिससे महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म जो है वो बट गया था। तो यहीं से हमें महायान संप्रदाय का उदय भी देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है उनका दक्षिणी राज्यों में भी प्रसार होने लगा था, लेकिन दक्षिणी राज्यों में ब्राह्मण धर्म के प्रचालन की जानकारी भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि जो दक्षिणी भारत के जो लोग थे वो इंद्र, कृष्ण और मुरुगन, यानी कि मुरुगन जो है वो कार्तिकेय का ही एक नाम है, इनकी भी पूजा करते थे। तो इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुछ विदेशी शासक जो थे उन्होंने भारतीय धर्म को संरक्षण भी प्रदान किया। इसके अलावा कुछ विदेशी शासक ऐसे भी थे जिन्होंने भारतीय धर्म को अपना भी लिया और उन्होंने भारतीय धर्म का प्रचार प्रसार करने में भी मदद की। तो इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। जैसे कि अगर हम बात करें, मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म का प्रसार इस काल में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं भाषा और साहित्य के बारे में। तो भाषा के दृष्टिकोण से भी ये काल महत्व रखता है। जैसे कि अगर हम बात करें, इस काल में हमें देखने को मिलता है कि संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म से संबंधित मनुस्मृति जो पुस्तक है उसकी रचना हो गई थी। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है प्राकृत भाषा में गथा सप्तशती नामक पुस्तक की भी हमें रचना देखने को मिलती है। इसके अलावा तमिल भाषा में तो पूरा हमें संगम साहित्य की रचना ही इस काल में देखने को मिलती है। संगम जो साहित्य है उसकी जो रचना हुई थी वो पांड्य जो शासक हैं उनके संरक्षण में देखने को मिलती है। उन्होंने अपने संरक्षण में कवियों का एक संगम आयोजित किया था और इसी समय हमें तमिल भाषा में एक साहित्य की रचना देखने को मिलती है जिसे हम लोग संगम साहित्य कहते हैं। और इसे संगम साहित्य इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये कवियों के संगम से जो है इसकी रचना हुई थी, इसीलिए इसे संगम साहित्य कहा जाता है। तो ये आज हमने मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में बात की। अब मौर्योत्तर काल की जो कला और स्थापत्य है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। तो आज के वीडियो को हम लोग बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि एंशिएंट हिस्ट्री से जुड़े और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को मिलते रहें। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।